आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखना चाहता हूं। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से मुझे ई सामग्री तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। वसंत भाग 3 11वां पाठ का शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ में सिनेमा के इतिहास में एक युग की शुरुआत कैसी हुई, इस पर चर्चा हुई है। सवाक फिल्मों से फिल्मी दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आलम आरा फिल्म बोलती फिल्म है जिसने भारतीयों को अचंभित कर दिया। प्रस्तुत पाठ में आलम आरा फिल्म के निर्माता, नायक, गायक एवं अन्य कलाकारों की बात करते हुए समाज पर सिनेमा के प्रभावों की भी चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक है मूक और दूसरा है सवाक। मूक फिल्म और सवाक फिल्म के बीच के अंतर को समझे बिना इस पाठ को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले सवाक फिल्म कैसी होती थी, कैसी बनती थी और उसके क्या प्रभाव दर्शक पर पड़ते थे, उसका एक छोटा सा अनुभव प्राप्त करेंगे। सवाक फिल्म का एक वीडियो क्लिपिंग देखकर, जो उस समय के महानायक चार्ली चैपलिन के फिल्म का एक दृश्य है, जिसे देखकर हम उस समय के अनुभव को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये एक मूक फिल्म का दृश्य है। इस मूक फिल्म में को देखने के पश्चात हम उस समय के अनुभव को, उस समय मूक फिल्म देखने के अनुभव को, उस समय के फिल्म का जो अनुभव है, उसे हमने संक्षेप में प्राप्त किया है। आप सभी को मूक फिल्म में कौन कौन सी कमियां नज़र आई, इन कमियों के बारे में हम लोग यहाँ पर बाद में क्लास में छात्र छात्राओं से पूछ सकते हैं। उनके जो अपने विवेक के स्तर पर वो जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर रिक्त स्थान रखे हैं, खाली स्थान छोड़ दिया है। क ख ग घ अंगा कर दिया और उसे रिक्त स्थान के रूप में छोड़ दिया, ताकि बच्चे अपने विवेक के अनुसार उत्तर दें, ताकि उनको खुद अनुभव करने का मौका प्राप्त हो कि कैसे मूक फिल्म देखने के पश्चात कैसा महसूस होता है। आगे हम बात करेंगे इसी संदर्भ में सवाक फिल्म की। एक बोलती फिल्म का दृश्य मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा,
ताकि मूक फिल्म और सवाक फिल्म के बीच के अंतर को समझा जा सके। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। अब हम लोगों ने दोनों तरह की फिल्मों का अनुभव प्राप्त किया, एक मूक फिल्म और एक सवाक फिल्म की। अब इन दोनों फिल्मों को देखने के पश्चात सवाक फिल्म देखकर मूक फिल्मों की कौन कौन सी कमियां दूर हो गई, इसकी भी जांच करेंगे। छात्र छात्राओं से इसके बारे में भी पूछेंगे और उनके जो उत्तर होंगे उन्हें यहाँ लिखने का उन्हें जानने का अवसर प्राप्त होगा। वो अपने से आप ही ये कहेंगे, मैं लिख दूंगा तो वो समझ जाएंगे, इसलिए मैंने चाहा कि उसके उत्तर वो स्वयं खोजे और सही स्वयं खुद समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से मैंने फिर का ग अंग करके कुछ रिक्त स्थान रखे हैं ताकि बच्चे इससे जुड़ सके। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि बच्चों की रुचि पाठ के प्रति बढ़े और पाठ को समझने में उन्हें सहायता प्रदान हो। अब यहाँ पर पाठ की चर्चा करने से पूर्व आइए हम इस पूरे पाठ में आला मारा फिल्म की चर्चा की गई। उनके निर्माता कौन थे, उस फिल्म के नायक नायिका कौन थी, या कह सकते हैं कि उस फिल्म को बनाने में कौन कौन सी अड़चनें आई जिनको फिल्मकार ने दूर करने का प्रयास किया। ये सारी बातें जो है वो एक ही फिल्म के इर्द गिर्द घूमती है, वो आला मारा, क्योंकि आला मारा ही पहली बोलती फिल्म थी। लेकिन आला मारा फिल्म की कथावस्तु क्या है, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। तो मैं चाहता हूं कि अगले स्लाइड में आला मारा से जुड़े आला मारा फिल्म की कथावस्तु क्या है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि फिल्म की बात करते हैं और उसकी कथावस्तु ना हो तो बच्चे उस तरह से अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने उसके लिए भी एक स्लाइड रखा है और उसे भी आप देख सकते हैं ताकि बच्चे उसे समझे कि हाँ वास्तव में आखिर आला मारा फिल्म क्या थी। यह जोसेफ डेविड द्वारा लिखित एक फारसी नाटक पर आधारित है। जोसेफ डेविड ने बाद में ईरानी की फिल्म कंपनी में लेखक का काम किया। फिल्म की कहानी एक काल्पनिक ऐतिहासिक कुमारपुर नगर के शाही परिवार पर आधारित है। फिल्म में एक राजा और उसकी दो झगड़ालू पत्नियां दिलबहार और नवबहार है। दोनों के बीच झगड़ा तब और बढ़ जाता है जब एक फकीर भविष्यवाणी करता है कि राजा के उत्तराधिकारी को नवबहार जन्म देगी। गुस्साई दिलबहार बदला लेने के लिए राज्य के प्रमुख मंत्री आदिल से प्यार की गुहार करती है, पर आदिल उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। गुस्से में आकर दिलबहार आदिल को कारागार में डलवा देती है और उसकी बेटी आलमारा को देशने का लाद दे देती है। आलमारा को बंजारे पालते हैं। युवा होने पर आलमारा महल में वापस लौटती है और राजकुमार से प्यार करने लगती है। अंत में दिलबहार को उसके किए की सजा मिलती है। राजकुमार और आलमारा की शादी होती है और आदिल की रिहाई। यह फिल्म निर्देशक ने एक अंग्रेजी फिल्म शो बोर्ड को देखकर बनाई थी। तो इस फिल्म के जो कहानी थी उसको मैंने संक्षेप में यहाँ बताने का प्रयास किया है ताकि बच्चे इसे जुड़ सके। अब पाठ की बात करते हैं कि पाठ में इनको कई गद्यांशों में विभक्त किया गया है और मैंने भी इसे विभक्त किया ताकि समझाने का और समझने का में आसानी हो। तो पहला गद्यांश जो है उसकी शुरुआत ऐसे होती है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आला मारा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था।
पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। अब देखेंगे कि इसमें वो सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। कहने का अर्थ यही है कि इस फिल्म में जो जितने भी चरित्र, जितने भी कलाकार थे, वे सभी बोल रहे थे, वे सभी चल रहे थे, बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। और यही नहीं, पर्दे पर जो बोल रहे थे, पर्दे पर जो बोला जा रहा था उसे लोग सुन भी पा रहे थे। इसीलिए कहा गया कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। यानी इस फिल्म में 78 कलाकार थे, 78 कलाकार थे जो इस फिल्म में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, उस फिल्म से जुड़े हुए लोग थे, जो आपस में बोलते थे, बात करते थे। ऐसा लगता था कि मुर्दे जो हैं वो बोलने लगे हों, उनसे आवाज़ें, क्योंकि पर्दा तो एक कह सकते हैं कि मुर्दे के समान है, वहाँ से आवाज़ नहीं आ सकती, लेकिन वहाँ से भी आवाज़ें आ रही, ये एक अजीब बात थी। इसीलिए शायद फिल्मकार ने उनके पोस्टर में ये बात लिखवाई थी। तो उन्होंने इस पोस्टर में ये बात लिखवाई। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं इसको। ये बिल्कुल उस समय का पोस्टर है जिसमें ये लिखा हुआ था। सोचिए उस समय उस पर कितना प्रभाव पड़ा होगा, उस समय दर्शकों के ऊपर इसका क्या असर रहा होगा। 14 मार्च 1931 को ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी 14 मार्च 1931 को आलम-आरा फिल्म प्रदर्शित हुई थी, सिनेमा हॉल में लगी थी, लोग देखने के लिए गए थे। तो कहते हैं 14 मार्च 1931 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। यह ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो गई। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। और पहली बार बोलना सीखा था, इसका अर्थ होता है कि बोलना सीखा था, इसका अर्थ है कि लोग अपनी बात माने सिनेमा में पहली बार आवाज़ जो है वो डाली गई थी, आवाज़ दी गई थी, जिससे दर्शक प्रभावित हुए थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। यानी बोलती फिल्म के अलावा भी ये बोलती फिल्म बनी, लेकिन उस साल कई मुख्य फिल्में भी बनी थी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। लेकिन इस फिल्म के बाद से बोलती फिल्म का एक दौर जो है, एक ज़माना जो है, समय जो है वो शुरू हो गया था। लोग अब बोलती फिल्मों के भी आदी हो गए थे। तो इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ दिए गए हैं और उनसे बच्चों से ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने 2-3 प्रश्न इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी रखे हैं ताकि बच्चे उसे अपने आप समझ सकें। तो पोस्टर में लिखे हुए शब्द दर्शकों को आकर्षित करने के लिए लिखे गए थे। सिनेमा के सभी पात्र जीवित हैं, आपस में बात करते हैं। इस फिल्म में कुल 78 पात्र हैं जो अभिनय कर रहे हैं। मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई इस संबंध में। अब अगले गद्यांश में मैं उनका पाठ करूंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या भी करूंगा। तो पहली बोलती फिल्म आलम-आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी थे इस फिल्म को बनाने वाले। मैं व्याख्या करता ही चलूँ। अर्देशीर एम ईरानी थे। अर्देशीर एम ईरानी का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। अर्देशीर एम ईरानी थे। 1929 में अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबॉट देखी और उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। कहते हैं उन्होंने एक बोलती फिल्म सोबॉट देखी और हॉलीवुड की एक फिल्म थी जो बोलती फिल्म थी,
सवाक फिल्म थी जिससे आवाज़ें आती थी, वह दर्शक उनकी आवाज़ भी सुन सकते थे, उनके कलाकारों की बातचीत भी सुन सकते थे। उस फिल्म सोबोट देखी, उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उसी समय उसके मन में इच्छा जगी कि मैं भी एक बोलती फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को उस फिल्म का आधार बनाया। उसकी फिल्म को उसको ध्यान में रखकर उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखी, माने सिनेमा आदि में प्रयुक्त होने वाली कथा, एक पटकथा लिखी। और खासकर इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, और उस फिल्म के जितने भी गाने थे वो जैसे के तैसे, उस नाटक के जितने भी गाने थे जैसे के तैसे उसमें उस फिल्म में भी ले लिए गए, यानी आलम आरा फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। अब उस ज़माने में जब पहली बोलती फिल्म बन रही थी तो उस समय संवाद लेखक यानी डायलॉग राइटर, गीतकार यानी लिरिक्स राइटर, संगीतकार यानी म्यूज़िक डायरेक्टर। अब जब बोलती फिल्म हो, आवाज़ आती हो, तो उसमें जो संवाद होगा उसको भी लिखने वाले लोग होंगे। तो इन सब की शुरुआत कहते हैं अर्देशीर ने वहाँ से शुरू की, आलम आरा से शुरू की। अब गीतकार मतलब लिरिक्स राइटर होते हैं, इसमें बहुत सारे लिरिक्स राइटर होते हैं। जैसे लिरिक्स राइटर में यहाँ बहुत सारे नाम लिए गए हैं, जैसे जावेद अख्तर हो गए, फिर उसके बाद हमारे अन्य बहुत सारे लिरिक्स राइटर होते हैं, जैसे समीर हो गए। और इसके अलावा आप देख लेते हैं कि उस समय के जाने माने जो लिरिक्स गीतकार माने जो गाने लिखते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो कुछ दृश्य में आप देखेंगे, उनको पहचानने की भी कोशिश करेंगे। मैंने सबका नाम नहीं लिखा है, कुछ नाम हैं, कुछ ज्ञात हैं, कुछ यदि उनके बारे में जानना चाहे तो जान सकते हैं। तो गीतकार थे जो गीत लिखा करते थे। और संगीतकार, संगीतकार मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर, इनको आप पहचानते होंगे, आर डी बर्मन, ए आर रहमान, प्रीतम, ये महान संगीतकार रहे हैं अपने देश के। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर जो फिल्मों में म्यूज़िक देते हैं, शुरू से अंत तक म्यूज़िक देते हैं, गानों में म्यूज़िक देते हैं, अपने संगीत देते। कहते हैं इन चीज़ों की शुरुआत जो हुई थी वहीं से हुई थी। कहाँ से? आलम आरा से। अर्देशीर ने फिल्म के कई गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, और उन्होंने क्या किया, गानों के लिए जो गाने थे उनके लिए खुद की धुनें बनाई। धुन मतलब कैसे गाया जाए। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य बजे, और फिल्म के संगीत में 3 ही वाद्य बजे, यानी 3 बाजा, या कह सकते हैं 3 वाद्य यंत्र बजे, 3 चीज़ें भी बजी। कौन कौन सी? देखिए, तबला, हारमोनियम और वायलिन, ये 3 वाद्य यंत्र ही बजाए गए। और कहते इस संबंध में मैं कुछ बताता चलूँ आप लोगों को कि ये 3 वाद्य जब बजते थे तो लोग क्या है, उस समय के जो बजाने वाले हुआ करते थे वो पेड़ के पीछे बैठ जाया करते थे और तब बजाते थे, और ताकि कैमरे में उसकी छवि ना आ जाए। कहते थे कि वो कैमरा ऐसा था जैसे मैं कहूँ तो आज के मोबाइल जैसा, कि मोबाइल में जैसे हम बात करते हैं ना तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, बिल्कुल कैमरा भी वही था। कैमरा रख दी और वो रिकॉर्ड हो जाता था, तो रिकॉर्डिंग वैसी हो जाती थी। अब नायक नायिका गाना गा रही हैं तो पीछे से आवाज़ अलग से नहीं दी जा सकती कि ऐसे उन लोगों ने बातें कर ली, बाद में साउंड उसमें डाल दिया, ऐसी ऐसी तकनीक नहीं थी। वो कैमरा ही रिकॉर्ड कर लेता था बाकी चीज़ें। तो 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था, यानी आलम आरा फिल्म में। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, किसी को स्वतंत्र रूप से नहीं दिया। आज की फिल्मों में संगीतकार होता ना, ए आर रहमान का म्यूज़िक कह लें या आर डी बर्मन का म्यूज़िक डायरेक्टर, ये कहते हैं। कहते हैं पहले पार्श्व गायक बने WM खान, और पहला पार्श्व गायक यानी सिंगर बने कौन थे? WM खान थे। और उनका पहला गाना था जो मैं आप लोगों को चाहूँ मैं सुना भी सकता हूँ। ये जो हैं इनको आप WM खान हैं, और इनके द्वारा गाया गया ये गीत है जो पाठ में है, दे दे खुदा के नाम, खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है कर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो
मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है कर लेने की, ले दे। अब देखिए उस समय कितना साधारण सा गाना बजा, फिल्म का वो गीत है और कितना साधारण सा है। आज की तरह का शोर शराबा उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो सोच सकते हैं कि किस तरह के किस तरह का एक्सपेरिमेंट, किस तरह का प्रयोग किया गया था फिल्मों के क्षेत्र में। तो इस तरह से हमारा दूसरा गद्यांश भी समाप्त होता है। अब हम तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ेंगे। मैंने इसमें लंबा गद्यांश लिया है और इस गद्यांश की चर्चा अब आगे करते हैं आप लोगों के समक्ष। ये गद्यांश है, आलामारा संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को एक दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। अब पहले बात कर लूँ कि साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी? इसलिए करनी पड़ती थी कि मैंने पहले ही बताया कि कैमरा जो है वो आसपास के जो आवाज़ होती थी, नायक नायिकाओं की जो आवाज़ थी उसको उसी रूप में ग्रहण कर लेता था। यदि दिन में शूटिंग होती थी तो आसपास के जितने भी आवाज़ होती थी, नायक नायिकाओं के संवाद के अलावा भी बाकी जो आवाज़ थी वो भी उसमें शामिल हो जाया करती थी। तो इससे क्या होता था कि उसका जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं पड़ता था। मूक फिल्मों में तो संभव था कि दिन के प्रकाश में भी आप कर लें, कहीं भी खड़े होकर कर लें, कहीं भी किसी जगह पे कर लें, तो बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि आवाज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब तो आवाज़ की ज़रूरत थी, और आवाज़ की जब ज़रूरत थी तो वहाँ पर शांति का होना, जो चारों तरफ से सन्नाटा हो या शांति हो तभी हो, क्योंकि उसमें नायक और नायिका की या कलाकारों की आवाज़ ही, संवाद ही सुनाई पड़ने थी। तो कहते हैं इस विषय में कि इसकी शूटिंग रात को होती थी, और रात को तब होती थी मुंबई में, उस समय के बम्बई कह सकते हैं, बॉम्बे में कि रात में 12 बजे के बाद होती थी, और तब होती थी जब वहाँ से अंतिम लोकल ट्रेन जो है वो चली जाती थी। उस स्टूडियो के बाहर से जो स्टेशन था उसके बाहर रेलवे स्टेशन से या रेलवे ये से एक अंतिम ट्रेन, लोकल ट्रेन गुजर जाती थी, तब जाकर शुरू होती थी इसकी शूटिंग, और इस तरह से ये शूटिंग कंप्लीट की गई। तो ये रात में होती थी। दिन में होने से क्या समस्या थी वो मैंने आप लोगों को बताया है कि दिन में बाहर की आवाज़ भी आ जाती। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलामारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। कहते हैं कि मूक फिल्मों को क्या करते थे, दिन के प्रकाश में स्वीकार कर लिया जाता था, दिन के प्रकाश में हो जाता था। लेकिन अब रात का समय है, रात के समय अंधेरा होता है, तो उसके लिए फिल्मकार ने, निर्माताओं ने क्या किया कि कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था की, जिससे कि दिन के उजाले के समान उजाला हो, और उससे जो कलाकार हैं वो अच्छी तरह से दिखे, उनकी जो तस्वीर है अच्छी तरह से कैमरे में कैद हो। तो इसलिए कृत्रिम प्रकाश का, यहीं से प्रकाश प्रणाली की शुरुआत हुई, यहीं से लाइट की शुरुआत हुई। कैमरा एक्शन लाइट की जो व्यवस्था होती है, कैमरा एक्शन लाइट की व्यवस्था हुई, कृत्रिम प्रकाश का प्रारंभ हुआ। तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत हो रही, गीतकार, संगीतकार, ठीक है, उसके बाद गायक, उसके बाद आप देखिए कि साउंड की, और उसके बाद प्रकाश की व्यवस्था की गई। तो एक क्रांतिकारी कदम था उस समय का। आलमारा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यानी अर्देशीर की कंपनी ने उस समय 150 से अधिक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई थी, यानी 150 से अधिक मूक फिल्में बनाई थी, और 100 से अधिक या 100 के आसपास कह सकते हैं, लगभग 100 फिल्में जो थी वो सवाक फिल्में थी, यानी बोलती फिल्में बनाई थी। इनके अर्देशीर एम ईरानी, जिसकी तस्वीर मैंने आप लोगों को आगे
आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, यानी यहाँ हिंदू और उर्दू की मेल वाली भाषा का प्रयोग किया गया। हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें गीत संगीत व नृत्य के अनोखे संयोजन थे, यानी गीत संगीत और नृत्य तीनों का अनोखा संयोग था। एक अच्छा मेल देखने को मिला था। यहाँ फिल्म की कहा गया तो उन्होंने फिल्म के बारे में कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल। फिल्म के नायक थे जुबेदा, नायिका थी वो जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल थे, यानी बात उनके नाम है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वहाँ तस्वीर में भी आप स्लाइड में देखिए, आप वहाँ पर जो नायक है वो विट्ठल है, मास्टर विट्ठल, और नायिका जुबेदा। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रम पाने वाले स्टार थे। कहते उस जमाने के सबसे अधिक पैसे पाने वाले, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले स्टार जो थे वो ये दोनों थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। मास्टर विट्ठल को फिल्म में लिया गया, इसके विषय में एक कहानी प्रचलित है। वो कहानी क्या है? विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनको बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। कहते हैं कि पहले उनका चयन किया गया, लेकिन मास्टर विट्ठल को फिल्म के नायक के रूप में स्वीकार किया गया, उनका चयन किया गया। लेकिन जब देखा गया कि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है, तो उन्होंने क्या किया, जो फिल्मकार थे, निर्देशक थे, उन्होंने उसे हटाकर उनकी जगह पर दूसरा कलाकार जो है, उस समय के जाने माने कलाकार जो थे, महबूब को ले लिया। विट्ठल नाराज हो गए। विट्ठल को इस बात का बड़ा दुख हुआ और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब उन्होंने अपना हक पाने के लिए, मतलब वो चाहते थे कि इस फिल्म में मैं काम करूं, मुझे पहले लिया गया, बाद में क्यों हटा दिया गया, और उन्हें लगा कि ये हमारी कहीं ना कहीं हमारा अपमान है, और उसने मुकदमा कर दिया। कहते हैं उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो तस्वीर में मैंने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय बहुत बड़े मशहूर वकील थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना कह सकते हैं, भारत पाकिस्तान के पहले की बात है, 1931 की बात, उससे पहले की बात है, यानी विभाजन नहीं हुआ था, यानी विभाजन से पहले की बात है। तो कहते हैं उस समय बहुत बड़े वकील जो रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो थे, और उन्होंने उनका केस लड़ा था। किनका? मास्टर विट्ठल का केस लड़ा था। अब विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने, यानी विट्ठल जी वो मुकदमा जीत जाते हैं, और इस तरह से उनका भारत की पहली बोलती फिल्म में प्रवेश होता है। वो उस फिल्म से जुड़ जाते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी कामयाबी भी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। कहते हैं वो मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक जुड़े रहे। मराठी और हिंदी फिल्में वो तब भी करते रहे, और स्टंटमैन के रूप में, स्टंटमैन होता है जो एक्शन करते हैं, एक्शन से संबंधित जो होते हैं, जो तरह तरह की कलाबाजियाँ करते हुए दिखाई देते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि कहीं से कूदना, कहीं से उछलना कूदना, उस तरह के स्टंट जो दिखाते हैं, उनके लिए वो भी कार्य किया करते थे वो मास्टर विट्ठल। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
कहते हैं उस समय आलम आरा से जुड़े हुए अन्य कलाकार भी थे, जिनमें सोहराब मोदी था, पृथ्वीराज कपूर थे, याकूब थे, जगदीश सेठी थे। इसमें पृथ्वीराज कपूर का नाम अग्रगण्य है। पृथ्वीराज कपूर आगे चलकर फिल्म उद्योग के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनकी पूरी पीढ़ी जो है वो पृथ्वीराज कपूर की जो पूरी पीढ़ी है फिल्म इंडस्ट्री में आज तक है। चाहे वो कहें राज कपूर कह ले, ऋषि कपूर कह ले, शशि कपूर कह ले, या आज करिश्मा कपूर कह ले, करीना कपूर कह ले, या फिर आज तक आज के दौर के रणवीर कपूर कह ले, यहाँ तक का सफ़र उनका रहा है। तो एक लंबी लिस्ट है उनके ये के पृथ्वीराज कपूर के परिवार का। यह फिल्म तो प्रमुख स्तंभ बने। तो इसमें भी, इस गद्यांश में भी मैंने कुछ प्रश्न और कुछ जो है उसके कठिन शब्दों का अर्थ लिखा है, उसे आप देख सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग करें पाठ को समझने के लिए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। कहते हैं यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही, पूरी भरी रही, और इतनी भीड़ थी कि उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ गई थी। समीक्षकों ने उस समय के जो क्रिटिसाइज़र थे, फिल्म समीक्षक थे, उन्होंने इसे भड़कीली फैंटेसी का नाम दिया था। कहते हैं यह 10,000 फुट लंबी फिल्म थी और इसमें 4 महीने की कड़ी मेहनत थी। 4 महीने तक ये फिल्म को बनाने में लगा था। इस फिल्म को पूरा करने में 4 महीने का समय लगा। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों और अरबी कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। कहते हैं सवाक फिल्मों के लिए वे लोग अपना विषय जो है इन जगहों से लेते थे। पौराणिक कथाएं जो हुआ करती थी, पुराण में लिखी हुई जो कहानियाँ हुआ करती थी, उनसे लेते थे। पारसी रंगमंच के नाटक होते थे। अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुनते थे। और अरबी में लिखे गए जो अरबी प्रेम कथाएं हुआ करती थी, अरेबियन नाइट्स के रूप में जानते हैं जिनको, उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ हुआ करती थी। फैंटेसी युक्त काल्पनिक कहानियाँ उनको लेते थे। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में बनी या फैंटेसी पर आधारित फिल्में बनी, काल्पनिक फिल्में बनी, बल्कि काल्पनिक विषयों पर बनी, बल्कि सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनी। कहते हैं एक फिल्म बनी उस दौरान, खुदा की शान। उस समय एक फिल्म बनी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसमें एक किरदार कैसा था? महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। यानी ब्रिटिश जो उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो उनको उनके उस सिनेमा से जुड़े हुए लोगों को, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनकी तीखी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा उसके लिए, क्योंकि महात्मा गांधी उस फिल्म में एक किरदार महात्मा गांधी जैसा लग रहा था। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। कहते हैं 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए तो उन्हें सम्मानित किया गया। और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया। कहते हैं कि मुझे इतनी बड़ी पदवी देने की, इतना बड़ा सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है?
भारतीय सवाक फिल्मों का जनक यानी पिता। कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के लिए मैंने एक छोटा सा योगदान आप लोगों के दिया है। इससे उनके विनम्र स्वभाव का पता चलता है कि जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते रहेंगी और आने वाली फिल्मी दुनिया में आने वाले लोग जो हैं, आने वाली पीढ़ियां जो है उनसे सबक लेती रहेंगी, उनका आधार बनाएंगी। वो एक क्रांतिकारी कदम के प्रवर्तक रहे हैं। उनके मुंह से ये बात सुनने को मिली कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी उनकी विनम्र स्वभाव का पता चलता है, उनके शांत स्वभाव का पता चलता है। इससे तो बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे अर्देशीर एम ईरानी। जब पहली बार सिनेमा में बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी महसूस हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं में से काम चल जाया करता था। कहते हैं कि पहले जो फिल्में हुआ करती थी उसमें क्या है कि मूक फिल्मों में अच्छे शरीर वाले, मजबूत शरीर वाले, स्टंट करने वाले यानी उछल कूद करने वाले, इधर उधर कूद फांद करने वाले नायक चल जाया करते थे, क्योंकि संवाद की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बोलती फिल्मों में अच्छे संवाद बोलने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता पड़ी, यानी पढ़े लिखे जो अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हुआ करती थी उनकी आवश्यकता महसूस हुई। गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी और जो गायन की प्रतिभा यानी गाने में अच्छे थे, यानी अच्छे गायक जो हुआ करते थे, उनको भी लोग पहचानने लगे, उनको भी ये करने लगे। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दों पर नजर आने लगे। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। कहते हैं कि फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में क्या हुआ? आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। यानी कई बड़े जो गायक अभिनेता थे, गायक भी थे और अभिनेता भी थे, वो अब बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े पर्दे पर दिखाई पड़ने लगे। यानी गायक के टैलेंट की भी पहचान होने लगी, गायक जो अच्छे गाते थे उनकी भी पहचान होने लगी, और गाने के साथ साथ अभिनय भी कर पाए उनकी कद्र होने लगी, बड़े पर्दे पर उनकी पहचान बनने लगी। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सबसे बड़ी बात है भाषा का महत्व बढ़ गया, और ऐसी भाषा का जो देश में प्रचलित हो, देश के आम लोगों को समझ में आए, और वो वही भाषा थी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। ठीक है, यानी भाषा जो है वो खड़ी बोली की ओर बढ़ रही थी, जिसमें हिंदी उर्दू भाषाओं का मिश्रण था। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह अब प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। कहते हैं सिनेमा में अब प्रचलित बोलचाल की भाषा यानी बोलचाल की भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन को प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। कहते हैं अब फिल्मों में सार्वजनिक जीवन या दैनिक जीवन जो है वो बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्त होने लगे। एक तरह की आज़ादी मिल गई, समाज में घटने वाली घटनाओं को फिल्म में भी आसन मिलने लगा, फिल्मों में जगह मिलने लगे, लोग उससे अपने आप को जोड़ सके, दर्शक अपने आप को जोड़ सके। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचन की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी।
अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। कहते हैं एक माधुरी फिल्म थी जिस फिल्म में एक नायिका थी सुलोचना। एक फिल्म माधुरी फिल्म, नायिका थी सुलोचना। तो कहते हैं कि उस माधुरी फिल्म के जो नायिका है सुलोचना, उसकी हेयर स्टाइल को देखकर उस समय की औरतें बहुत प्रभावित हुई और उसी तरह का हेयर स्टाइल जो है यानी केश सज्जा वो अपनाने लगी। यानी फिल्मों का प्रभाव जो है अब आम आदमियों पर भी पड़ने लगा था। नायिका जो हुआ करती थी उनकी वेशभूषा, उनके केश सज्जा या कह सकते उनके जो चरित्र हुआ करते थे वो आम आदमी से ही भी जुड़ रहे थे। आम आदमी उसके साथ जुड़ रहा था। आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। यानी आलम आरा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में जैसे श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की जाने लगी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया दौर या एक नया युग शुरू हो गया था। कहते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक जो थे वो दादा साहब फाल्के थे। तो दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा के जनक कहे गए, भारतीय सिनेमा का सूत्रपात किया। लेकिन सवाक फिल्मों उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? अर्देशीर एम ईरानी ने। उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया सवाक फिल्मों के द्वारा और इस तरह से परंपरा आगे बढ़ी और आज 1913 में मूक फिल्में बननी शुरू हुई थी भारत में और आज 2020 है, यानी लगभग 100 वर्ष से भी अधिक फिल्मों का इतिहास रहा है। और तब से अब तक में फिल्मों में कई तरह के प्रयोग किए गए और फिल्म आज इस स्थिति तक पहुंच गई है, एक तकनीक के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो एक नए आयाम तक पहुंच गई है, एक नए शिखर पर पहुंच गई, जिसे कह सकते हैं कि उनकी जो उस महल की बुनियाद जो है वो अर्देशीर एम ईरानी और दादा साहब फाल्के जैसे निर्माता रहे। उन्होंने फिल्मों को भारत में जीवंत किया था। तो इस पाठ में हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया, फिल्मों के इतिहास से परिचय हुए, आलम आरा फिल्म से परिचय हुए और जाते जाते आज की फिल्में जो हम लोगों ने मुख फिल्में देखी, सवाक फिल्में देखी और आज के दौर की फिल्मों में कितनी तरक्की कर ली है उसकी एक छोटी सी झलक मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा, ताकि आप उस दौर की फिल्मों से और आज के दौर की फिल्मों से उनका अंतर समझ सकें। तो आपके लिए जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके फक्कड़ बीट चुरा के फिर उसी भूत की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उखाड़। बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाखों फटके बाहर आन दे। जा अपनी राख से दूर जा तलाश में परवाज़ देख परवाज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक लंबा समय आपके साथ बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद।